वेलकम बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेरिटोरियस ट्यूटोरियल में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों, आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। हमें 2 लेक्चर और लगने वाले हैं, मतलब 7 लेक्चर हमारे टोटल लगेंगे। लेकिन ये लेक्चर कंपैरेटिवली थोड़े छोटे होंगे क्योंकि हमारे सेक्शंस थोड़े से छोटे बच्चों हैं। बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है हमारा फोर्थ पार्ट, फैक्ट्रीज कम अप। पार्ट थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज इंडिया में आई। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले फैक्ट्रीज की बात करने वाले हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्ट थर्ड में हम लोगों ने रीड किया था, क्या रीड किया था कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से इंडिया में आई, या इंडिया में इंडस्ट्रीज किस तरीके से चल रही थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी किस तरीके से इंडस्ट्रीज चल रही थी। इंडस्ट्रीज का मतलब मैं यहाँ फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों। फैक्ट्रीज के आने से पहले, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यूरोप में एक प्रोसेस थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज के आने से पहले का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, या फैक्ट्रीज से आने के पहले का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो था हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी तरीके से हम लोगों ने इंडिया में भी पढ़ा कि इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट के लिए माल किस तरीके से तैयार होता था इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज के आने से पहले। मतलब इंडस्ट्रीज तो चल रही थी, लेकिन जिस तरीके की इंडस्ट्रीज हम लोग आज देखते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उस तरीके की नहीं थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को माल, जो इंडिया से माल प्रोक्योर करने में। तो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं, अब इंडिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगने लगी। ठीक है, तो फैक्ट्रीज कम। अब चलो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं आज। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्रीज कम अप। The first cotton mill in Bombay came up in the 1854 and it went into production 2 years later. By 1662, 4 mills were at work with 94,000 spindles and the 2,150 looms. Around the same time, jute mills came up in Bengal, the first being set up in the 1855 and another one 7 years later in the 1862. ये हमारी शुरुआती फैक्ट्रीज थी। तो फर्स्ट कॉटन मिल जो बोल रहे हैं बॉम्बे में कब आई? 1854 में। आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है ये। फर्स्ट कॉटन मिल जो आपकी आई है वो 1854 में आई है। प्रोडक्शन उसमें 2 साल बाद स्टार्ट हुआ है। बाय 1862 62 तक आते आते हमारे यहाँ 4 मिल्स थी। 4 मिल्स थी जो वर्क कर रही थी। द 94,000 स्पिंडल्स एंड 2,150 लूम्स। ध्यान रखना बच्चों, जो हैंडलूम होता था, जो हाथ से काम करते थे, तो अगर आपने देखा हो, एक एड आता था अभी कुछ दिन पहले, किस प्रोडक्ट का था, सेंटर फ्रेश का ऐड आता था। एक बच्चा अपने फादर से आके बोलता था, पापा मैं फिर से फेल हो गया। तो आप उसमें देखते जो उसके फादर जहाँ काम कर रहे हैं वहां पीछे लूम चल रहे थे। लूम जिन पर कपड़ा बनता था, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, 2 लकड़ियों वाला। इस तरीके से लकड़ियां इस तरीके से मूव करती थी, इस तरीके से लकड़ियां मूव करती थी, उनमें धागे बंधे हुए रहते थे, उनसे कपड़ा बनता था। तो उसे लूम बोलते हैं। अब वो हाथ से चलाया जाता था तो उसे हैंडलूम बोलते थे। जब उसे मशीन से चलाया जाने लगा तो उसे पावर लूम बोलने लगे। ठीक है, ये एक मशीन में बहुत सारे लूम होते थे। जब बंदा चलाएगा तो एक लूम चलाएगा हाथ से, लेकिन जब मशीन्स बनाई गई तो मशीन में एक साथ बहुत सारे लूम्स काम करते थे। और स्पिंडल्स, 94,000 स्पिंडल्स। स्पिंडल्स मतलब जिन पर धागा घूमता है, जिसे हम लोग हिंदी में रील भी बोलते हैं। तो जिस पर धागा घूमता है दैट इज अ स्पिंडल। एक स्पिंडल में, सॉरी, एक लूम में कई सारे स्पिंडल्स होंगे और एक मशीन में कई सारे लूम्स होंगे। तो इस तरीके से 94,000 स्पिंडल्स थे, 4 जो मिल्स चल रही थी उनमें 2,150 लूम्स थे। अराउंड द सेम टाइम उस समय हमारे यहाँ जूट मिल्स भी लगना स्टार्ट हो गए बंगाल में। अगर आपको पता हो तो आज भी हमारे यहाँ बंगाल जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जूट का। द फर्स्ट बीइंग सेट अप इन द 1855, पहली 1855 में सेट हुई, एंड अनदर वन 7 years लेटर इन द 1862। सेकंड हुई है 1862 में। In North India, the Elgin mill was started in Kanpur in the 1860, and a year later, the first cotton mill of the Ahmedabad was set up by the set up. By 1874, the first spinning and the weaving mill of the Madras began produce. ये हमारी शुरुआत की मिल्स है। एल्गिन मिल लगी कहाँ पे? स्टार्ट की गई कानपुर में 1860 में। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एल्गिन एल्गिन मिल कब स्टार्ट हुई? तो 1860 में कानपुर में हुई है। एंड अ ईयर लेटर, पहली एक साल बाद पहली कॉटन मिल भी अहमदाबाद में सेटअप हो गई। फिर 1874 में मद्रास में भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया कपड़े का। इस तरीके से शुरुआती मिल्स हमारे यहाँ लगाई गई। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने। क्या आते हैं? हु सेटअप द इंडस्ट्रीज? ये इंडस्ट्रीज सेटअप किसने की? क्या ब्रिटिशर्स सेटअप कर रहे थे सारी इंडस्ट्रीज की? कुछ इंडियंस भी थे।
वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आ रहा था? whom came to work in the mills, मिल्स में काम करने वाले कारीगर कौन थे? चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो व्यापार में पैसा लगाते हैं, है ना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, रिस्क उठाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप लोग क्लास 11th में इकोनॉमिक्स ऑप्ट करेंगे तो इसके बारे में आप लोग और पढ़ेंगे। Industries were set up in the different regions by the varying sorts of the people. Let us see who they were. कौन कौन लोग थे जो इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे थे? The history of many business groups goes back to the trade with China from the late 18th century, as you have read in your book last year. The British in India began exporting opium to China and took tea from the China to England. ठीक है, लास्ट ईयर अगर आपको याद हो एक चैप्टर था आप लोगों का हिस्ट्री में जिसमें बताया गया था किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने चाइना के संग अपना व्यापार स्टार्ट किया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसमें कि इंटरनेशनल मार्केट में टी की बहुत डिमांड थी, चाय की, और चाइना चाय का एक अच्छा प्रोड्यूसर था, लेकिन जो चाइना के उस समय के रूलर्स थे वो देख चुके थे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे किस तरीके से कब्जा किया धीरे धीरे, तो वो विलिंग नहीं थे, चाइनीज के मतलब चाइनीज विलिंग नहीं थे ब्रिटिशर्स के संग ट्रेड करने के। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ से ओपियम भेजना चाइना स्टार्ट किया, ठीक है। इंडिया में ओपियम जिसे आप लोग अफीम बोलते हैं, नशा भी होता है, नशे की चीज भी होती है और दवाइयों में भी यूज होता है। तो इंडिया में ओपियम प्रोड्यूस करके उन्होंने चाइना भेजना स्टार्ट किया। कुछ समय बाद चाइनीज को उसकी लत लग गई, नहीं भेजा गया वहां तो चाइनीज को लत लग गई। अब ब्रिटिशर्स ने बोला तब तुम्हें तब ओपियम दिया जाएगा, वो लोग ओपियम प्रोड्यूस नहीं करते थे अपने वहां, तब तुम्हें ओपियम दिया जाएगा जब तुम हमें चाय दोगे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने चाइना से टी का ट्रेड स्टार्ट कर लिया, लीगल इलीगल हम उस बात में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, हम लोगों ने लास्ट ईयर की बुक में पढ़ा था, द ब्रिटिश इन इंडिया बिगिन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम द चाइना टू इंग्लैंड। यहाँ से यहाँ के किसानों से ओपियम होगा उसे चाइना में भेजो, कितनी अच्छी चाल थी उनकी ना, और चाइना से टी लेकर इंग्लैंड में बेचो, प्रॉफिट था उनका। Many Indians became junior players in this trade, providing finance, procuring supplies, and the shipping consignments. बहुत सारे जो इंडियन व्यापारी थे वो उसमें जूनियर प्लेयर बन गए, मतलब ब्रिटिशर जो कर रहे हैं, फिर जो बीच के बहुत सारे काम होते हैं, भैया चाइना को माल पहुंचवाना है, ट्रेड तो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, लेकिन चाइना को माल पहुंचवाना, शिप में लदवा कर वहां तक पहुंचवाना, फिर वहां से टी प्रोक्योर करना, वहां से चाय लेना, उसे इंग्लैंड भेजना, तो बहुत सारे इंडियंस को भी इसमें व्यापार दिख गया, वो काम करने लगे। Having earned through the trade, some of these businessmen had vision of developing Indian enterprise in India. अब बहुत सारे बिजनेसमैन थे इंडियंस जिन्होंने इसमें पैसा कमाया और उनकी जिसे बोलते हैं दूरदृष्टि, दूर की नजर, उनका ये विजन था कि इंडिया में भी हम फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, तो उन्होंने करना स्टार्ट किया। कौन थे ये लोग? इन बंगाल, द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न टू द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन द 1830s एंड द 1840s। द्वारकानाथ टैगोर थे बंगाल के, उन्होंने चाइना से ट्रेड करके फॉर्च्यून, अपना भाग्य बनाया था, खूब पैसा कमाया था। जब वो इंडस्ट्रीज में आए, इससे पहले वो इसी तरीके से पैसा कमा रहे थे। बाद में उन्होंने 6 कंपनीज खोली जॉइंट स्टॉक किसी के साथ मिलकर। इन द 1830s and 1840s, Tagore Enterprise sank along with those of other in the wide business crisis of the 1840s, but later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists. ठीक है, जो टैगोर साहब थे, इनका 1840s में जो एक वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आया, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा अभी भी वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आया, जब ये आपका कोरोना पैंडेमिक आया तो सारे बिजनेसेस जो थे वो काफी डाउन चले गए। हमारा इंडिया का जीडीपी भी -23.6 अराउंड चला गया था, अब तो काफी कुछ रिकवर हो गया। तो इनका भी बिजनेस डूब गया उसमें, जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया इकोनॉमिक। लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो चाइना से ट्रेड करने वाले इंडियंस थे, उन्होंने सक्सेसफुल इंडस्ट्री स्टार्ट की। इन बॉम्बे, पारसीज लाइक द दिनशॉ पैटेट एंड द जमशेदजी नोरसवनजी टाटा, जो आपका टाटा ग्रुप है, हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन द इंडिया। दिनशॉ पैटेट और ये जे.एन. टाटा, इन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। टाटास का एम्पायर तो आप आज भी देखते हैं इन इंडिया। accumulated their initial wealth partly from the export to China, इन्होंने काफी सारा पैसा जो था वो चाइना एक्सपोर्ट से ही कमाया था। एंड पार्टली फ्रॉम द रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंडिया, कुछ पैसा कमाया था उन्होंने, कुछ पैसा वहां से कमाया था, और कुछ कमाया था, मैंने आपको बताया था लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि भैया ब्रिटेन को जरूरत थी रॉ कॉटन की, तो रॉ कॉटन भी वहां पर
भेजते थे। सेठ हुकुमचंद, अ मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन द कलकत्ता 1917। याद रखना, मारवाड़ी बिजनेसमैन सेठ हुकुमचंद, इन्होंने पहली जूट मिल लगाई कलकत्ता में इंडिया की, इंडियन जूट मिल कलकत्ता में। हो सकता है इससे पहले ब्रिटिशर्स ने लगाई हो हमारे यहाँ, लेकिन ये पहली किसी इंडियन ने लगाई थी 1917 में। ऑल्सो ट्रेडेड विद चाइना, सो डिड द फादर एज वेल एज द ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीटी बिरला। जो सेठ हुकुमचंद थे, उन्होंने भी चाइना से ट्रेड करके पैसा कमाया। फिर जो आज आप बिरला ग्रुप देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है उनका आइडिया, जिससे हम आप लोग लेते हैं, इसका फोन यूज करते हैं। तो जीडी बिरला, इन्होंने भी बच्चों अपना बहुत सारा पैसा जो था चाइना से ट्रेड करके कमाया। टाटा और बिरला हमारे दो प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिलीज हैं। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स, इन्होंने तो पैसा कमाया ही था, लेकिन बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। तो और पैसा कहाँ से लाते थे ये लोग? सम मर्चेंट फ्रॉम मद्रास ट्रेडेड विद बर्मा, अदर हैड लिंक विद द मिडिल ईस्ट एंड द ईस्ट अफ्रीका। जो कुछ ट्रेडर्स को अपने संग जोड़ते थे, जो अलग अलग जगहों पे ट्रेड कर रहे थे, जैसे कुछ दिया है। कुछ जो मर्चेंट थे वो फ्रॉम मद्रास ट्रेडेड विद बर्मा, मद्रास के कुछ ट्रेडर्स बर्मा, जिसे आप लोग आज म्यांमार बोलते हैं, आपका पड़ोसी देश है, आपका मतलब हमारा पड़ोसी देश है। वाइल अदर हैड लिंक विद मिडिल ईस्ट, कुछ कम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से जैसे और ईस्ट अफ्रीका से भी ट्रेड करते थे, तो उन्होंने भी पैसा इनमें इन्वेस्ट किया। देयर वर येट अनदर, ये द्वारकानाथ टैगोर जी का पिक्चर है, कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देयर वर येट अनदर कमर्शियल ग्रुप्स, बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल ट्रेड। और भी कमर्शियल ग्रुप्स थे, लेकिन वो लोग एक्सटर्नल ट्रेड में जैसे ये लोग लगे थे उस तरीके से नहीं लग रहे थे। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया, ये जो बड़े बिजनेसमैन थे ये इंडिया और इंडिया के बाहर भी व्यापार कर रहे थे, जैसे हमने कहा चाइना से, इंग्लैंड से। लेकिन कुछ व्यापारी थे वो केवल इंडिया ही इंडिया में मतलब इंटरनल ट्रेड कर रहे थे। दे ऑपरेटेड विद इन चाइना, कैरिंग गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, banking money, transferring funds between cities and financing traders. When opportunities of investment in industries opened up, many of them set up factories. बहुत सारे लोग तो बाहर व्यापार कर रहे थे, इंडिया से बाहर भी, और बहुत सारे व्यापारी थे, छोटे बड़े कह सकते हैं, जो इंडिया के अंदर ही ट्रेड कर रहे थे। इनका काम था एक शहर से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, या एक शहर से सप्लाईज को प्रोक्योर करके शिपिंग टाउन्स तक, जहां से बाहर माल जा सकता है वहां पहुंचाना। फंड्स को ट्रांसफर करना, जो आज बैंक्स काम करती हैं, पहले इतनी ज्यादा बैंक्स नहीं होती थी, तो बहुत सारे जो ये व्यापारी थे वो ये काम करते थे। बैंक्स होती थी लेकिन बहुत कम थी। तो जब इनको मौका मिला कि यार ये तो हम लोगों ने कर लिया काम, इधर से उधर माल करना, पैसा कमाया हम लोगों ने उसमें काफी, लेकिन जब इन्हें दिखा कि अब इंडिया में फैक्ट्रीज आ रही हैं, मशीन्स आ रही हैं, तो इन लोगों ने भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अपनी इंडस्ट्रीज लगाई। तो ये हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में पैसा लगाने वाले व्यापारी कौन थे। एज कॉलोनियल कंट्रोल over Indian trade tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. They were barred from trading with Europe in the manufactured goods and had to export mostly raw material and the food grains, raw cotton, opium, wheat, and indigo required by the British. They were also gradually aged out of the shipping business. फिर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंडिया पे और जो था वो टाइट होता गया। द स्पेस विद इन द विच इंडियन मर्चेंट्स, अब इंडियन मर्चेंट्स जो कुछ शिपमेंट में काम कर रहे थे, कुछ सप्लाईज को आगे पीछे से आगे भेज रहे थे, वो इनका कम होता गया। इन लोगों का यूरोप से काम करना भी, और भाई गवर्नमेंट एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है, एक तरीके से क्या कहना चाहिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही चला रही है, तो वो जो चाहेगी अपने फेवर में करेगी। तो इनको इनका स्पेस कम करते चले गए वो लोग कि भाई ये काम कर रहे हैं, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, इस तरीके से स्पेस इनका कम होता चला गया, है ना। दे वर बैरिड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप, यूरोप से इनको काम करने से रोक दिया गया। मैन्युफैक्चर गुड्स में मतलब आप बनी बनाई चीजें वहां नहीं भेजोगे, ठीक है। आप क्या भेजोगे? केवल फूड ग्रेन्स भेजो, रॉ मटेरियल्स भेजो, रॉ कॉटन है, ओपीएम है, बीट है, इंडिगो, ये वो सारी चीजें थी जिनकी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को नीड थी। तो आप कच्चा माल भेजो, क्योंकि ज्यादा पक्का माल भेजने में उनकी इंडस्ट्रीज का लॉस होता था कि भाई वो भी अपना माल भेजे, यहाँ से भी माल जाए, कंपटीशन बढ़ जाता था। तो ये लोग बोलते थे आप केवल कच्चा माल भेजो, हम बनाकर भेजेंगे, प्रॉफिट भी इनको कम होता था, बना हुआ माल बेचने में प्रॉफिट ज्यादा होता है। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस, इनको धीरे धीरे शिपिंग बिजनेस से जो लोग कंसाइनमेंट्स बेचते थे उससे भी बाहर कर दिया गया। ब्रिटिश कंपनी ने अपने खुद के शिप्स उस काम में भी लगा दी, जहां भी प्रॉफिट दिखता था वो लोग आ जाते थे। देखो ये टाटा फैमिली का
पिक्चर दिख रहा है आपको, जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, सर आर.जे. टाटा एंड द सर डी.जे. टाटा। ठीक है, तो ये टाटा फैमिली का बिजनेस है। टाटा फैमिली सब लोग जानते हैं, आज भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाम है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल फैमिली। टाटा नमक खाते हैं हम लोग, हम सबने टाटा का नमक खाया है। चलो आगे चलते हैं। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन फैक्ट कंट्रोल्ड अ लार्ज सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज। थ्री ऑफ द बिगेस्ट वन वर द बर्ड हीलर एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड द जार्डाइन स्किनर एंड कंपनी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब 1990 तक यूरोपियन एजेंसीज जो थी हमारे यहाँ सारा बिजनेस मैनेज कर रही थी, ज्यादातर बिजनेस। तीन जो थी उसमें जो मेन कंपनीज थी वो थी बर्ड हिलर एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जार्डाइन स्किनर एंड कंपनी। तीन मेन कंपनी थी ये ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज थी जो हमारे बिजनेस को मैनेज कर रही थी। दीज एजेंसीज मोबिलाइज कैपिटल, इनका काम था कैपिटल लेना मार्केट से, किसी से भैया कैपिटल इन्वेस्ट करवाना, सेट अप जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनवाना एंड मैनेज देम, और उन्हें मैनेज करना। पैसा भी बाहर से लगवाएंगे, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज बना के, हो सकता है इंडिविजुअल और कंपनी के बीच या किसी दो कंपनीज के बीच, मतलब एक इंडिविजुअल को लिया, एक कंपनी को लिया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी तो उनके बीच में एक कंपनी बनवा दी, या दो कंपनीज के बीच में या दो इंडिविजुअल्स के बीच में, और ये बीच में एक तरीके से बोल सकते हैं उसको मैनेज करती थी बिजनेस को। इन मोस्ट इंस्टेंसेस इंडियन फाइनेंसेस प्रोवाइडेड द कैपिटल व्हाइल द यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट द मिनिस्ट्री। जैसे बताया है इसमें कि इंडियंस का काम था आप पैसा लगाइए, आपके पास पैसा है, बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन हम लेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा शेयर कर लिया जाएगा, जो भी एक रेशियो रहता होगा, मतलब कैसे क्या करना है वो सारा डिसीजन एजेंसीज लेंगी। द यूरोपियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रीज had their own chamber of commerce which Indian businessmen was not allowed to join। आज आप लोग जहां पर भी देख रहे होंगे, हर शहर में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है जो व्यापारियों की संस्था होती है। मैं ग्वालियर से पढ़ा रहा हूँ, हमारे ग्वालियर में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जहाँ पे व्यापारियों का एक तरीके से व्यापारियों का जो ट्रेडर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, जो भी वो डिसीजन लेना है, उनकी मीटिंग्स होनी है, सब उसके लिए होता है। तो ब्रिटिश के जो थे उनके खुद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, लेकिन इंडियंस बिजनेसमैन को इसमें अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, चलो तो ये हम लोगों ने बात की शुरुआत में बिजनेस किसने लगाया, पैसा कहाँ से आया। अब हम बात करें वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे, भाई वर्कर्स भी तो चाहिए, हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोग खेती किसानी वाले थे। अब हम देखते हैं वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे, वेयर डिड वर्कर्स कम फ्रॉम। चलो देखते हैं। फैक्ट्री नीडेड वर्कर्स, विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही थी। इन 1901 देयर आर 5,84,000 वर्कर्स इन द इंडियन फैक्ट्रीज। बाय 1946 द नंबर वाज 24,36,000। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, इतने वर्कर्स जो बढ़ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे। चलें देखते हैं। इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, जहां पर भी इंडस्ट्रीज लगती थी, फैक्ट्रीज लगती थी, अनाउंसमेंट हो जाती थी या लोकल न्यूज़पेपर्स में निकल जाता था कि भैया वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आसपास के गांव में, आसपास के शहरों से या छोटे छोटे जो टाउन्स थे, डिस्ट्रिक्ट थे, वहां से वर्कर्स आते थे, है ना, एकदम रश होके भाग के, मतलब भाई काम उतना था नहीं खेती में, तो भीड़ की भीड़ चली आती थी काम करने के लिए। अराउंड peasants and artisans who found no work in the village went to industrial centers in the search of work. Over 50% workers in the Bombay cotton industry in the 1911 came from the neighboring district of the Ratnagiri, while the mills of Kanpur got most of their textile hands from the village within the district of Kanpur। ठीक है, आसपास के गांव से या उसी डिस्ट्रिक्ट में जो गांव होते थे वहां से वर्कर्स आते थे। जैसे हमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो बॉम्बे की कॉटन इंडस्ट्री थी उसमें 1911 में 50% वर्कर्स जो थे रत्नागिरी से आ रहे थे। रत्नागिरी और उसके आसपास के गांव से, सबने रत्नागिरी का नाम सुन रखा होगा, बहुत ज्यादा फेमस है, ये आमों के लिए फेमस है। हाफूज आम आते हैं, आपने सुना होगा बॉम्बे में हाफूज आम आते हैं, तो रत्नागिरी में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है उनका, फसल उगाई जाती है उनकी। तो आसपास के गांव से लोग आ रहे थे। कानपुर की जो मिल्स लगी उसमें कानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो गांव थे वर्कर्स वहां से आ रहे थे। ये वो लोग थे जिनके पास गांव में जमीनें नहीं थी या बहुत कम जमीनें थी, तो अपनी फैमिली को सौंप कर ये लोग आ जाते थे। मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स मूव बिटवीन द विलेज एंड द सिटी, रिटर्निंग टू द विलेज होम्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एंड द फेस्टिवल। ज्यादातर जो वर्कर्स थे वो शहरों में टिक कर नहीं रहते थे। टिक कर रहने का मतलब है भाई आए, कुछ महीने काम किया, फिर कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल आ गया, जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, तो ये लोग अपने गांव में चले गए, फसल की कटाई
करने के लिए, फिर लौट कर वहां से आ गए, क्योंकि मैंने कहा ये लोग बहुत दूर से नहीं आते थे, आसपास की डिस्ट्रिक्ट से आते थे, तो ये लोग चले जाते थे फिर वापस आ जाते थे। ओवर अ टाइम, as the news of employment spread, workers traveled great distance in the hope of the work in the mills. जब समय बीता, जब लोग दूर दूर से भी आने लगे, काम नहीं था, पहले आदमी सोचता है कि नहीं यार इतनी दूर कौन जाएगा, फिर बाद में जब लगा कि नहीं काम नहीं है तो वो लोग दूर दूर से भी आने लगे। जैसे एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ पहुंच रही थी किसी गांव में तो लोग हंड्रेड ऑफ माइल्स ट्रेवल करके आते थे। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस फॉर इंस्टेंस दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे। मतलब जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थी उस समय, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की यूनाइटेड प्रोविंसेस थी, वहां से होकर भी लोग इतनी दूर बॉम्बे में आते थे। एंड द जूट मिल्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता तक भी लोग जाते थे काम करने के लिए। ओके, चलो देखते हैं अब जॉब्स कैसे मिलती थी इन लोगों को। गेटिंग जॉब्स वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट इवन वैन मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड ऑफ वर्कर्स इंक्रीज, द नंबर सीकिंग वर्क द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। ठीक है, गेटिंग जॉब्स वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट, बोले जॉब्स को एक्वायर करना हमेशा डिफिकल्ट था। इवन वैन मिल्स मल्टीप्लाइड, जब मिल्स बढ़ी, इन द डिमांड फॉर द वर्कर्स इंक्रीज, वर्कर्स की डिमांड बढ़ी, तब भी हमेशा यही होता था कि भैया जॉब्स 100 हैं, काम करने वाले 200 हैं या 150 है, मतलब जॉब्स हमेशा कम ही होती थी। आज भी यही है, यानी कभी ऐसा नहीं होता कि जॉब्स 10 हो, काम करने वाले 5 हो, ऐसा कभी जनरली नहीं होता। हमेशा जॉब सीकर्स नंबर ऑफ जॉब से ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, इसलिए कंपटीशन चलता रहता है। तो द नंबर सीकिंग वर्कर्स वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। एंट्री इनटू द मिल्स वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड। मिल्स में जो एंट्री थी रेस्ट्रिक्टेड थी, कोई भी नहीं जा सकता है कि कोई भी जाए अप्लाई करे जॉब के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली अनएम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स, वेरी ऑफन द जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। ठीक है भाई, उस समय कोई बहुत ज्यादा पेपर वर्क तो होता नहीं था, अब किसको रखा जाए, कैसे, कौन ईमानदार है, कोई चोरी तो नहीं करेगा या कोई क्रिमिनल तो नहीं है, उसको रख लिया जाए फिर प्रॉब्लम हो जाए, तो किसी के थ्रू रिक्रूटमेंट करा जाए वो बेटर है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आज भी करती हैं, वो कोई एक एजेंसी रख लेती हैं जिसके थ्रू अपने वर्कर्स को रिक्रूट करती हैं। ठीक है, तो इन ये लोग क्या करते थे, जॉबर रख लेते थे। एक जॉबर बेसिकली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, अब जनरली सब लोग उस समय गांव से आए होते थे ज़्यादातर लोग। मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे काम करते करते 10 साल हो गए। जो मेरी फैक्ट्री के मालिक है वो एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, समझ के चलो, नई फैक्ट्री लगा रहे हैं। अब मुझे बोलेंगे भाई तुम जाओ और अपने गांव से हमें 200 वर्कर्स की जरूरत है, मान लो उनके सिर्फ 3 जॉबर हैं, तो उन्होंने बोला अपने गांव से जाके 70 लोगों को लेकर आओ। अब मुझे तो अच्छे से जानते हैं, मैं उनके साथ 15 साल से काम कर रहा हूँ, मैं उनका विश्वास पात्र हो गया, मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं मेरे गांव में गया, गांव में सब एक दूसरे को जनरली जानते थे, तो गांव में गया मैं, अपने गांव से 70 लोगों को, 70-80 लोगों को, जिनको भी मैंने बोला कि भाई चलो मैं तुम्हें जॉब दिलवा रहा हूँ, और जॉब की रिक्वायरमेंट हमेशा थी, मेरी वहां पर भी धाक जम गई कि हाँ भाई हमें जॉब दिलवा रहा है। और मेरे मालिक जो थे, मिल मालिक, उनको भी 70 ऐसे वर्कर्स मिल गए जिनको कोई जानता है, जिनकी कोई गारंटी दे सकता है कि हाँ भाई ये क्रिमिनल नहीं है, यहाँ भागेंगे नहीं, जो भी कुछ। ठीक है, तो एंट्री इनटू मिल्स वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, was also restricted. Industrialists usually employed a jobber to get new recruits. Very often the jobber was an old and trusted worker. अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, जॉबर का पिक्चर भी दिया है ये। He got people from his village and showed them jobs. उनको बोलता था कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा। Help them settle in the city. उनको सिटी में किराए के मकान दिलवाना है, सेटल डाउन कराने में उनकी हेल्प करता था। एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। एक तरीके से उनका वो लीडर सा बन जाता था, लोकल लीडर, उनकी हेल्प कर रहा था क्राइसिस के टाइम में। जब हेल्प भी कर रहा है, जॉब भी दिला रहा है, मकान भी किराए पे दिलवा रहा है, आपको नहीं मिल रहा तो ढूंढ के दे रहा है वो आपको, उसको, क्योंकि लोग जानते हैं, एक तरीके से वो आपका लोकल लीडर हो गया। द जॉबर देयरफॉर बिकेम अ पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर। जब इतने सारे लोग उसे मान रहे हैं तो उसके पास कुछ अथॉरिटी हो गई, कुछ पावर हो गई। ही बिगेन डिमांडिंग मनी एंड द गिफ्ट फ्रॉम हिज फेवर एंड कंट्रोलिंग द लाइफ ऑफ वर्कर। फिर आगे चल के ये होने लगा कि भाई जैसे गांव में मैं गया, मैंने कहा भाई मुझे 50 लोगों को ले जाना है, जॉब दिलवानी है। अब मेरे गांव में 100 लोग हैं जॉब करने वाले, तो मेरे घर पे कुछ लोग आ गए, हमें दिलवा दो ना भैया जॉब, और ये हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। तो मुझे तो मजा आ गया, एक तरीके से रिश्वत लेने लगा मैं जॉब्स दिलवाने के लिए। वहां पर भी मैं अपनी जो स्टेटस है बढ़ा लूंगा कि हाँ यार हमने इसको भेजा था और ये 50 लोग अपने गाँव से अच्छे लोग लेकर आए। और यहाँ पर भी मैं अपने गाँव में अपने एक धाक जमा लूंगा कि मैं लोगों को नौकरी दिलवा रहा हूँ और बीच में मेरा फायदा भी हो जाएगा, हर चीज में फायदा। एक तरीके से लोगों की लाइफ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने लगा। द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम। फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, फैक्ट्री वर्कर्स बढ़ रहे थे। हाउ एवर यू विल सी
दे वर अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। लेकिन बात वही है, ये टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का थोड़ा सा हिस्सा था। अभी भी बहुत सारा काम, जैसे हमने ब्रिटेन के या यूरोप के केस में पढ़ा था कि वर्कशॉप्स में हो रहा था। ये देखो जॉबर का पिक्चर है, आप दिख रहा होगा आपको, द हेड जॉबर। नोटिस हाउ द पोस्चर इन द क्लोथ्स एम्फसाइज द जॉबर्स पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। उसके कपड़ों से और उसके जो जिस तरीके से पिक्चर खिंचवा रहा है, खड़ा दिख रहा है, उसके पोस्चर से दिख रहा है कि हाँ, इस आदमी के पास कुछ अथॉरिटी है। ठीक है, चलो बच्चों, ये वाला पार्ट हमारा आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करूँ जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।